हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो आज सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं जो प्रीवियस ईयर के रह चुके हैं, साथ ही साथ राजस्थान में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आइडिया लेने के लिए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वन वर्ड का है। देखो, कह रहा है ना कि अ पर्सन हु एडमायर्स। एडमायर करने का मतलब क्या होता है भाई? प्रशंसा करना। अब किसको एडमायर कर रहा है? हिमसेल्फ या हरसेल्फ। मैन के लिए और विमेन के लिए यूज किया गया, मेल और फीमेल के लिए यूज किया गया। अ पर्सन हु एडमायर्स और लव्स हिमसेल्फ हरसेल्फ टू मच। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ही ज्यादा प्रेम करता है और अपनी ही ज्यादा प्रशंसा करता है। तो देखो ऑप्शंस क्या कहते हैं। नार्सिसिस्ट, नार्सिसस, नोविस और न्यूमिस्मेटिस्ट और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो हमें तो अटेम्प्ट करना ही है, तो हमारे पास चार ही ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो यहां से चलते हैं लास्ट से। न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब क्या होता है? न्यूमिस्मेटिस्ट इज अ पर्सन, वैसे मैं आपको सिंपली बताती हूँ। NUMMUS का मतलब होता है कॉइन। ठीक है, तो न्यूमिस्मेटिस्ट का मीनिंग भी क्या होगा? अ पर्सन। ये देखो वन वर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कहीं से भी पूछ लिया जाता है। हु कलेक्ट्स, या तो वो कलेक्ट करता है या वो उसकी स्टडी करता है। किसकी? कॉइन्स की या मेडल्स की। ठीक है, तो ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो बताओ जो है ना कॉइन्स कलेक्ट करने वाले, वो क्या कहते हैं? सिंपली न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है, नोविस, नोविस लास्ट टाइम भी एक बार आया था। नोविस क्या होता है? अ पर्सन हु इज न्यू टू अ स्किल और हु हैज लेस नॉलेज अबाउट समथिंग। ठीक है, नार्सिसस इसने लिखा है, वैसे मैं ये बता दूं कि इसकी स्पेलिंग भी गलत है। जो राइट स्पेलिंग होती है वो कुछ इस प्रकार होती है जिसमें डबल एस यूएस लगता है। इट्स अ प्लांट। ये तो एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें येलो एंड व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं स्प्रिंग सीजन में। तो ये तो प्लांट है। अब बन गया हमारा नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट कौन है? एक ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? जो आत्ममुग्ध है, यानी स्वयं में ही गुम है या अपनी ही प्रशंसा के प्रति मुग्ध है, अपने ही प्रेम के प्रति मुग्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि भाई बताना है कि द लैंग्वेज ऑफ ए सर्कुलर इज। किसी भी सर्कुलर की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? वेग होनी चाहिए, इमोशनल होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए कि राउंड अबाउट होनी चाहिए। देखो वेग की यदि हम बात करें तो ये क्या होता है भाई? अनक्लियर। कैसी है? अस्पष्ट है। कैसी है भाई? अस्पष्ट है। तो कोई भी सर्कुलर यदि किसी व्यक्ति तक पहुंचता है जिसमें दी गई लैंग्वेज अस्पष्ट है, तो जिसके लिए लिखा गया है, जिन लोगों के लिए लिखा गया है, उन्हें वो मैसेज प्रॉपर वे में कन्वे नहीं होगा। अब है कैसा? ऑफिशियल है, तो उसमें इमोशनल क्यों होगा? भाव से भरा क्यों होगा? तो ये भी हट जाएगा। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उद्देश्य, यानी उद्देश्य पे टिका हुआ, यानी कि जिस भी पर्पज से उसको लिखा गया है वो वैसा उसकी भाषा होनी चाहिए। लास्ट कहता है डी ऑप्शन, राउंड अबाउट। राउंड अबाउट यानी घुमा फिरा करके। घुमा फिरा करके अर्थात इनडायरेक्ट। क्या किसी भी सर्कुलर की लैंग्वेज इनडायरेक्ट होनी चाहिए? नहीं। घुमा फिरा करके लिखी बात होनी चाहिए? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सिटी सेंटर मॉल वॉज क्राउडेड डैश टूरिस्ट। क्राउडेड यानी कि क्या होता है? भीड़ भरा, है ना? भीड़ भरा जिसपे बहुत सारे लोग। आज के डेट में आप देखते होगे ना टूरिस्ट प्लेसेस कैसे होते हैं, भीड़ से भरे होते हैं। उसके लिए क्या है? अब हमें एक प्रॉपर प्रेपोजिशन को इसमें फिल करना है। एक कहता है बाय, एक कहता है फ्रॉम, एक कहता है ऑफ और एक कहता है विद। कोशिश करो कि फिफ्थ ऑप्शन पे तो जाना ही नहीं है। वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। देखो, द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउडेड बाय टूरिस्ट। ये कैसा भाव देता है भाई? पैसिव का भाव देता है ना? लेकिन क्या इसको अब बोले कि हाँ मैम हम पैसिव में भी तो लिख सकते हैं कि क्राउड के द्वारा उसको कैसा है ना, क्राउड के द्वारा। लेकिन क्या यहाँ पर कोई इंटेंशनल एक्शन होता है? इंटेंशनल एक्शन तो है नहीं कि मैं बोलूं कि भाई द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउडेड बाय, फिर यहाँ पे एक तो द टूरिस्ट भी हो जाएगा कि भाई क्राउड, टूरिस्ट के द्वारा उसे क्राउड किया गया था। देखो यहाँ पे इंटेंशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी घूमने वाली जगह पर अगर जाता है तो वो ये तो है नहीं कि हमने सोच विचार करके सारे टूरिस्ट ने एक साथ डिसाइड किया कि चलो यहीं चलते हैं तो इट वाज क्राउडेड बाय अस, तब तो हम इसका सेंस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लॉजिकल है नहीं। फ्रॉम की बात आती है तो ये कैसा होता है? कैसा प्रपोजिशन है? सेपरेशन वाला प्रपोजिशन है, ये से का भाव रखता है लेकिन सेपरेशन है। क्या यहाँ पे क्राउड को सेपरेट कर रहे हैं सिटी सेंटर मॉल से? नहीं, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आया ऑफ का। किस सेंस में यूज किया जाता है? बिलोंगिंग के सेंस में भी यूज किया जाता है, राइट? तो क्या यहाँ पे बिलोंगिंग का भाव है? द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउडेड ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्ट का नहीं, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? विद से। विद अक्सर किस, अब ये जो से है ये इंक्लूजन के भाव में यूज होता है ना कि सेपरेशन के भाव में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई द सिटी सेंटर मॉल वाज क्राउडेड विद, तो ये भी ध्यान रख लेना क्राउडेड है तो वहां पे विद प्रपोजिशन को यूज किया जाएगा। फिर है आपका रिपोर्टेड स्पीच के लिए है। देखो सिंपली यहीं पर ही इसको यूज कर लेंगे सारे टेंस के अकॉर्डिंग। डू यू रियलाइज, यहाँ पे मुझे क्या पता चलता है कि सेंटेंस यहाँ पर तो इसने मुझे प्रेजेंट का दे दिया। ठीक है, दैट द शूज यू आर वियरिंग, कि भाई जो शूज आप पहन रहे हैं या पहने हुए हैं, यहाँ पे रहे में कंटिन्यूटी वाला भाव नहीं है, अवस्था के रूप में यूज किया जाता है कि यू आर वियरिंग आर नॉट अ पेयर, कि क्या तुम्हें ये आभास भी है कि जो शूज तुम्हें पहना हुआ है ये पेयर नहीं है। आई आस्क्ड, क्या बन गया? पास्ट की बात है, जाहिर सी बात है पास्ट में बता रहे हो, पास्ट का सीन बता रहे हो। तो पहले तो मैं ये देख लेती हूँ, एक बार डू को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि आई आस्क्ड आ गया। तो रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी सेंटेंस फिर इंट्रोगेटिव नहीं जाता, आस्क लगा करके सेंटेंस को एक तरीके से क्वेश्चन माना जाता है। तो मैंने क्या बोला कि भाई रियलाइज, तो क्या हो जाएगा? रियलाइज हो जाएगा।
अब ये कह रहा है यू आर वियरिंग, अभी तो डायरेक्ट स्पीच में तो दो पर्सन है, अब मैं जब नेक्स्ट में बताऊंगी तो मेरे लिए वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा, क्योंकि अब मैं किसी और को ये बात बता रही हूँ। तो लड़का है या लड़की है, यहाँ पर देख लेते हैं, ही है, ही, राइट, किसमें चेंज हो जाएगा, शूज यू आर वियरिंग, यू के साथ तो आर लगेगा, लेकिन ही के साथ वॉज लगेगा। यहाँ पे कोई टेंस नहीं है, पहने हुए, ये एडजेक्टिव के रूप में, अवस्था के रूप में बता रहा है, आर नॉट अ पेयर, तो यहाँ क्या आना चाहिए भाई, वर नॉट अ पेयर। अब मुझे सिर्फ यही देख लेना है कि रियलाइज कहाँ मेंशन है, यहाँ भी मेंशन नहीं है, यहाँ भी मेंशन नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ पे पास्ट में मेंशन नहीं है, सिर्फ वर्क के बेसिस पर। लेकिन ये कब कर सकते हो, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, ये चीज तभी हो सकती है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे, फिर आप अंदाजा लगाओगे, और अंदाजा लगाने की भी अगर हम बात करें तो कहीं पे भी रियलाइज वर्ड को यूज नहीं किया गया, सिर्फ दो में यूज किया गया, एक में प्रेजेंट के सेंस में और एक पास्ट के सेंस में। इतना तो सबको पता है कि अगर सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट में है तो बाद में पास्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं, अब देखो क्वेश्चन पूछने के लिए है ना, देखो इफ या वेदर में चेंज किया जाता है, इफ या वेदर में चेंज किया जाता है। इफ कब यूज होता है, व्हेन वी इंक्वायर, जब हम इंक्वायरी के सेंस में बात करते हैं। लेकिन वेदर जब यूज होता है जब हमें किसी चीज का डाउट हो या कंफ्यूजन हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं मुझे नहीं पता है कि यार वो आएगी कि नहीं आएगी, तो आई एम इन डाउट, है ना, तो मैं क्या बोलूंगी, आई डोंट नो वेदर शी कम और नॉट। ये यहाँ पे डाउट का भाव है, इसलिए यहाँ पे वेदर को यूज किया गया। राइट ऑप्शन मिल गया द, सॉरी डी। फिर देखो कहता है ससेप्टिबल का अपोजिट मीनिंग बताओ। तो सबसे पहले तो हम ससेप्टिबल समझ लेते हैं। ससेप्टिबल का मीन्स है क्या, कोई इजीली इन्फ्लुएंस्ड। अब कोई व्यक्ति अगर इजीली इन्फ्लुएंस्ड होता है तो वो कैसा है भाई, वल्नरेबल है या इंप्रेशनेबल है। या इंप्रेशनेबल का मतलब जिसके ऊपर किसी भी चीज का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाए, है ना। अब देखो क्या इसका एंटो इनक्रेडिबल हो सकता है। इनक्रेडिबल का मीन्स क्या है भाई, अविश्वस। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय है, तो उसका जस्ट अपोजिट लिखा है अविश्वसनीय, ठीक है। इम्यून, इम्यून, यू, अब देखो क्या ऐसे याद नहीं आया, हम लोग अक्सर देखते हैं रियलिटी शोज देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हर कोई इन सब चीजों से वंचित है, क्योंकि आज की डेट में सबके हाथ में मोबाइल फोन होता है। अरे उसको तो इम्यून कर लिया, वो तो इम्यून था, मतलब कैसा था, वो एलिमिनेशन से कैसा था, प्रोटेक्टेड था, राइट। प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल एक दूसरे के सिनोर एंटो हैं। प्रेडिक्ट कर लेना यानी कि किसी का पूर्वानुमान लगा लेना, तो प्रेडिक्टेबल है यानी अनुमाननीय है। फिर प्रत्याशित एक वर्ड और आता है, ठीक है, और जस्ट उसका ये क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। अब कहीं से भी ये जो वर्ड हमने लिखे हैं, अविश्वसनीय है, प्रत्याशित और अप्रत्याशित दोनों मेंशन कर दिए, तो ये दोनों तो यही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब ये भी एलिमिनेट हो जाता है। इम्यून की बात करते हैं कि क्यों इम्यून होना चाहिए। देखो नॉर्मली बॉडी के सेंस में बताऊं, यदि कोई व्यक्ति वीक होता है तो उसे कोई भी डिजीज बहुत जल्दी इंपैक्ट कर जाती है। यदि कोई वीक बाय नेचर होता है तो किसी की भी कहीं बात उसको क्या हो जाती है, बहुत जल्दी पिंच कर जाती है, ठीक है। बट वहीं अगर हम बोले इम्यून, आपने देखा होगा वैक्सीन सबको लगी थी, तो उसने क्या किया था, आपकी बॉडी को इम्यून किया था, किसके अगेंस्ट में, कि भाई कोरोना वायरस आपकी बॉडी में ज्यादा इंपैक्ट ना डाले, यदि होता है तो, अदरवाइज यू आर प्रोटेक्टेड। तो क्या हो गया, इम्यून हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू अंडरलाइन वर्ड। एक्सस्परेटिंग, एक्सस्परेटिंग का मुझे सिमिलर वर्ड निकालना है, ठीक है। पहले एक बार सेंटेंस देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस को पढ़ के भी आंसर थोड़ा भाव दे देता है अगर वो क्या वीक हो तो। देखो क्या कह रहा है, इट इज एक्सस्परेटिंग टू लिसन टू द सजेशंस। अच्छा अब मेरे को बताओ कि कोई आपको बार बार सजेशन दिए जाए आपको कैसा प्रतीत होता है, अरे यार भाई बस करना यार, छोड़ना, अनॉय कर रहा है भाई। तो एक्सस्परेटिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनोइंग। क्या होता है भाई, एक्सट्रीमली अनोइंग, यानी आपको चिढ़ाने वाला, आपके अंदर चिढ़ पैदा करने वाला, ठीक है। तो इट इज एक्सस्परेटिंग टू लिसन टू द सजेशन। अब एक्सस्परेटिंग है क्या, अनोइंग है क्या, यहाँ पर देखो मेन वर्ब कम कर लिया, इसलिए यहाँ पर इसने इंट्रेंटिव को यूज कर लिया, टू लिसन टू, कि भाई सुनना। अब सुनना किसको है, ये लिसन टू जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद में आप जिस भी चीज को सुन रहे हो वो टू के बाद ही लिखी जाएगी, यानी कि टू प्रपोजिशन का वो यूज करेगा, ठीक है। अब याद करना, लिसन के बाद टू आता है, सजेशंस। अब सजेशंस किसके हैं, अब यहाँ पे देखो ये पोजीशन वाला ऑफ आ गया है ना, ऑफ यानी का, किसका सजेशन, माय नेबर यानी मेरे नेबर का सजेशन। अबाउट किस बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके ऊपर। ऑफ विच ये यहाँ पे भाव रखता है जिसका, ही नोज नथिंग, कि भाई जिसके बारे में वो कुछ जानता ही नहीं है। अब आप कुछ सोचो कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा है ना, मान लो मुझे यहाँ पर ये भी अर्थ नहीं समझ में आया कि भाई एक्सस्परेटिंग लिखा हुआ क्या है, समझने की बात बता रही हूँ। देखना कि अगर एक्सस्परेटिंग का अर्थ नहीं पता है बट सेंटेंस को अगर सेंस कर पा रहे हो तो क्या लगेगा, यार तेरे को खुद को तो पता है नहीं है और तू मुझे ज्ञान दे रहा है, तो क्या हो रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो उसकी बातों से। तो देखो क्या डिसअपॉइंटिंग इरिटेशन से सिमिलर है, नहीं, निराशाजनक सिमिलर नहीं है। अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है, जो आपको अम्यूज करे, यानी जो आपके मन को बहलाए, आपके मन को खुश करे, तो मन खुश करने वाला। तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं है, राइट। फिर आता है बोरिंग, बोरिंग तो बहुत कॉमनली यूज वर्ड है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। फिर क्या आता है, फ्रस्ट्रेटिंग, तो कैसा है वो उसका सजेशन लेना बार बार, भाई फ्रस्ट्रेट करने वाला, यानी कि परेशान करने वाला, ठीक है, सिंपल। फिर है एफ आई भी है, ठीक है। देखो ये टेंस के ऊपर बेस्ड है, बहुत इजी जाना चाहिए, अगर टेंस समझ में आते हैं तो, नहीं आते हैं तो भी सेंटेंस के बेसिस पर देख लेना।
इज डैड इन का मतलब क्या, डैड घर में है का भाव है। फिर कहता है, सामने वाला जवाब देता है, नो ही इज नॉट, नहीं वह नहीं है, ठीक है। ही डैश होम एन आवर अगो, यहाँ पे क्या बात हो गई, एक तरीके से पास्ट की बात हो गई, 1 घंटा पहले। अगर कोई आपसे पूछ रहा है क्या पापा घर पे हैं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं पापा तो चलेगा, कब गए होंगे, पास में गए होंगे, तभी तो वो भी प्रेजेंट में पूछ रहा है, ठीक है। ही डैश येट, अब देखो क्या रहा है, लीव, लेफ्ट, लीव्स और विल हैव। मैंने आगे नहीं पढ़ना, मैंने यहां से ही देख लेना है। प्रेजेंट से बंदा अगर किसी बात बता रहा है तो कहां जाएगा, फ्यूचर की प्लानिंग तो बता नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है पास्ट का बताएगा, तो विल हैव यहीं पे रिजेक्ट कर दो, ठीक है। क्या उस व्यक्ति का हैबिचुअल एक्शन है, नहीं। कोई बात पूछी गई है तो उसके बारे में बोल रहा है कि भाई है कि नहीं है, तो लीव्स को भी हटा दो। जहां लीव हट जाता है तो लीव तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि ही के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। मेरे पास क्या बचता है, बी ऑप्शन, लेफ्ट। क्या बोलोगे, नहीं ही लेफ्ट एन आवर अगो, कि भाई वो तो 1 घंटे पहले निकल गए। लेफ्ट का मतलब निकलना होता है घर से, ठीक है। तो ही डैश येट, क्या बोलेगा, लेकिन, क्या बोलोगे, लेकिन अभी तक आए नहीं है, आए नहीं है तो हैज नॉट कम, ठीक है, सिंपल बी ऑप्शन। फिर देखो, बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन, कल दोपहर तक, ये बाय जो होता है तक के सेंस में यूज किया गया है, भाई बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन। अब ये देखो कैरिंग, ये वर्ब नहीं है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है, कैरी करने वाला, यानी अब ढोने वाला, क्या ढो रहा है वो, मेडिसिन ढो रहा है, ठीक है। तो कैरी करने वाला जो प्लेन है फॉर वॉर विक्टिम्स, अभी कैरी करने वाला जो प्लेन है वो है किसके लिए, फॉर वॉर विक्टिम्स, वॉर विक्टिम्स के लिए, डैश फॉर यूक्रेन, यूक्रेन के लिए, विल टेक, विल बी टेकिंग, विल हैव टेकन ऑफ, टेक ऑफ करना यानी क्या, उड़ना, ठीक है। अब देखो क्या कहते हो, बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन कैरिंग मेडिसिन फॉर वॉर विक्टिम विल टेक ऑफ फॉर यूक्रेन। दोपहर तक, क्या एंड टाइम की बात कर रहा है, नहीं ना, तो विल टेक भी हट जाएगा। विल बी टेकिंग ऑफ, उड़ रहा होगा, ऐसा कहोगे, नहीं। विल हैव टेकन, सबसे पहले टेक्स्ट को देख लो, फ्यूचर की तो बात ही नहीं है क्योंकि उसने बाय टुमारो किया। अब इसको समझो, कैसे समझोगे, जैसे मैं आप बोलते हो कि भाई नेक्स्ट ईयर तक तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा, फिर मैं नई जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, सर्टेन क्या है, करूंगा। लेकिन आप फ्यूचर का एक कंप्लीट हो जाने वाला एक्शन क्या कह रहे हो कि भाई मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा, तो क्या बोलोगे, आई विल हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर, राइट। तो ये भी यहाँ पे क्या बनेगा कि भाई बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन विल हैव टेकन ऑफ, कि भाई दोपहर तक तो प्लेन उड़ चुका होगा, है ना। उसके उड़ने का जो प्रोसेस है वो क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, बाकी वो ऑन द वे होगा, दैट इज द डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन कैरिंग मेडिसिन फॉर वॉर विक्टिम्स विल हैव टेकन ऑफ, टेक ऑफ कर चुका होगा। देखो, टेनेशियस अर्थात जैसे कोई व्यक्ति कैसा है, डिटरमाइंड है। अब डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी चीज को लेकर के बहुत ही, हिंदी बोल देते हैं, दृढ़ हो, यानी कि डू नॉट गिव अप इजीली। कोई व्यक्ति अगर टेनेशियस है तो वो कैसा है, यानी कि वो इजीली हार नहीं मानता, इजीली किसी चीज को नहीं छोड़ता। अब बात आती है टिमिड की। टिमिड कैसा है, कोई ऐसा व्यक्ति, अक्सर एनिमल के लिए भी यूज हो जाता है ये, जिसके लिए जो सेंस रखता है किसका, नर्वस होने का, या नॉट ब्रेव, जो ऐसा जो कि बहादुर ना हो, ठीक है। या आप इसको शाय भी बोल सकते हो, ठीक है। अब बात आती है किसकी, मॉडेस्ट की। मॉडेस्ट की अगर हम बात करें तो क्या बोलोगे भाई, जो चीज ऐसी जो ना तो ओवर में एक्सपेंसिव हो ना ओवर में लार्ज हो, एक तरीके से हम क्या बोले, सामान्य, ठीक है। रेजोल्यूट, अब रेजोल्यूट और मलाइन, मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। मलाइन के 2 अर्थ होते हैं, वर्ब भी होता है और साथ ही साथ एडजेक्टिव भी होता है, हम दोनों का सेंस लिखते हैं या दोनों का सेंस समझ लेते हैं। मलाइन यदि वर्ब है तो इसका अर्थ क्या होता है कि भाई किसी की छवि को खराब करना, पब्लिकली, यानी हम किसी व्यक्ति के प्रति पब्लिकली गलत वर्डों का, अब्यूजिव वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, गलत वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं जब ये एडजेक्टिव हो जाए, मान लो कोई व्यक्ति ही मलाइन है, तो वो कैसा है, आपकी छवि को नुकसान देने वाला, तो कैसा है भाई, नुकसान करने वाला, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म होता है। अब क्या बचता है, रेजोल्यूट, लास्ट बचता है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट से नहीं समझ में आए तो रेजोल्यूशन से समझ जाना। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई हर साल हम डिसाइड करते हैं कि इस साल ना हम ये काम नहीं करेंगे, इस साल हम ये काम करेंगे, तो किसी चीज के प्रति हम क्या हो रहे हैं, डिटरमाइंड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं भाई, डिटरमाइंड हो रहे हैं। तो यानी कि किसी भी रेजोल्यूशन जो ले रहे हैं उसके प्रति हम डिटरमाइंड हो रहे हैं। रेजोल्यूट का मतलब भी क्या है, किसी चीज के प्रति दृढ़ होना। तो सिनोनिम मांगा उसने, क्लियर है। फिर देखो क्या कहता है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अ टीटोटलर इज वन हु एब्सटेंड डैश अल्कोहल। टीटोटलर कौन होता है, जो शराब ना पिए, है ना। टीटोटलर वन वर्ड है, अ पर्सन हु डज नॉट कंज्यूम अल्कोहल, गिव वन वर्ड फॉर इट। इसके लिए अगर वन वर्ड देना है तो क्या बोलोगे, टीटोटलर। ये भी वन वर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, देख लेना, शराब ना पीने वाला, ठीक है, टीटोटलर कहलाता है, ठीक है। इज वन हु एब्सटेंड, एब्सटेंड का मतलब होता है दूर रहना, परहेज करना, ठीक है। किससे परहेज कर रहा है, अल्कोहल से। अब देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन समझने की बात है, एब्सटेंड इन अल्कोहल, एब्सटेंड
विद अल्कोहल, एब्सटेंस फ्रॉम अल्कोहल और एब्सटेंस ऑन अल्कोहल। इन और विद तो हटा ही देना क्योंकि ये तो इंक्लूजन का भाव रखते हैं, ठीक है, तो ये दोनों हट गए। अब सेपरेट कौन करता है, कौन सा प्रेपोजिशन है जो सेपरेशन का भाव रखता है, वो होता है फ्रॉम। तो ये ध्यान रखना, एब्सटेंस जो है अपने बाद में फ्रॉम प्रेपोजिशन को यूज करता है क्योंकि हम जिस भी चीज के लिए एब्सटेंट लगा रहे हैं हम अपने आप को उससे सेपरेट कर रहे हैं, अर्थात हम उसको दूर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है वन वर्ड, नहीं वन वर्ड नहीं है, हिंदी वर्ड है, ठीक है। अब देखो इसकी बात अगर हम करें तो रेगुलेशन का हमें हिंदी देना है, अभिग्रहण, दुरुत्साहन, विनियम या कटौती। कटौती से समझ में आता है डिडक्शन या कट, जब किसी चीज को, लोगों को हटाया जाता है। और एक और वर्ड आता है इसके लिए, वो भी लिख लेना, ये शायद पूछा भी जा सकता है, रिट्रेंचमेंट, जब लोगों को जॉब से निकाला जाता है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है विनियम, दुरुत्साहन और अभिग्रहण। अभिग्रहण समझे, अभिग्रहण का मतलब क्या होता है भाई, जब्त करते किसी चीज को, जब्ती कहलाती है। अर्जित करने के सेंस में अर्जन कहलाता है। दुरुत्साहन क्या होता है भाई साहब, डिसइंसेंटिव। आपने वर्ड पढ़ा होगा इंसेंटिव, देखो समझ भी, क्योंकि समझना भी तो जरूरी है कि भाई इंसेंटिव, डिसइंसेंटिव, जो दुरुत्साहन लिख रहे हैं उसका अर्थ क्या है। इंसेंटिव जब किसी भी एम्प्लॉय को मिलता है, क्या मिलता है उसको, ओवर पे किया जाता है, जो उसकी सैलरी है उससे कहीं ऊपर उसको पैसा मिलता है। लेकिन वो पैसा कब मिलता है, जब वो कोई एक पर्टिकुलर टारगेट को कंप्लीट करे। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसको सैलरी मिल रही है, चाहे वो कितना ही काम करे, पर उसे इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा, तो क्या वो ओवर में काम करेगा, नहीं करेगा। बट जब उसको पता है कि यार मैं जितना काम करूंगा मेरा उसके ऊपर इंसेंटिव और बनता जाएगा, टारगेट बेस्ड जॉब जो होती है, तो इंसेंटिव क्या होता है, जो लोगों को अलाउ करे किसी चीज को करने के लिए, यानी कि वो विलिंग हो जाए उस काम को करने के लिए, वो कहलाता है इंसेंटिव। फिर आता है डिसइंसेंटिव। डिसइंसेंटिव जस्ट अपोजिट हो गया इसका, गेट, does not make, does not make others to be willing to do something। एक ऐसी चीज जो दूसरे व्यक्ति को विलिंग ही नहीं बनाती किसी काम को करने के लिए, और एक ये ऐसी होती है दैट मेक्स अदर्स टू, विलिंग बनाती है। यहाँ पे बोल रहे हैं डू नॉट, यहाँ पे बना रही है अदर विलिंग टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया क्या, दुरुत्साहन। देखो अभिग्रहण हटा, दुरुत्साहन हटा, कटौती हटा, तो क्या बचता है मेरे पास, विनियम। नियम से समझ में आ गया, विनियम रेगुलेशन। ओवरऑल जो है ये ग्लॉसरी जो है, ग्लॉसरी रिपीट हो करके ही आती है, ठीक है। फिर आता है आपका, उसका अपमान किसने किया। ये देख के मुझे क्या लगता है, पास्ट। किसने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु। हम नहीं बोलते भाई किसने किया, हु डिड दिस, किसने किया, हु, कौन लाया, हु ब्रॉट इट, ऐसा है। तो देखो हु। अब मैं आती हूँ यहाँ पे, इजी है। अगर मैंने अपनी हिंदी को यही समझ लिया तो मुझे सारे ऑप्शन रीड करने की नीड नहीं है। यहाँ हूं मैं नहीं है, यहाँ नहीं है, नहीं है, कहाँ है, ठीक है। तो हु हैज इंसल्टेड हिम। अब ये पास नहीं, इसको पास प्रेजेंट परफेक्ट में दिया क्योंकि मान लो ऐसा एक्शन है जो रिसेंट पास में घटित हुआ हो, रिसेंट पास के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है। पैसिव मांग रहा है, ठीक है, इसको भी यही समझ लेना। पीपल मस्ट नॉट लीव बाइसिकल्स इन द हॉल। पीपल ये डायरेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, लीव मेरी वर्ब है, बाइसिकल्स मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है कि भाई सबसे पहले बाइसिकल्स कहाँ लिखा हुआ है, नोबडी, बाइसिकल्स, द बाइसिकल्स और द हॉल। द हॉल तो वैसे भी कहीं नहीं आने वाला, पहला जो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर तो काम करें। द बाइसिकल्स आर नॉट टू बी लेफ्ट, यहाँ मुझे दिख रहा है कि मस्ट लिखा है, तो मैं मस्ट को लूंगी आर में, नहीं भाई मॉडल थोड़ी ना चेंज करने वाले हैं, ठीक है। और आर नॉट टू बी लेफ्ट, तो आर टू बी डन, ये तो जो होते हैं वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम बात कर रहे हो कोई एक ऐसा एक्शन वी आर अबाउट टू डू, जिसे हम बस करने वाले हो रिसेंट फ्यूचर में, तो यहाँ से इसलिए आर नॉट भी हट जाएगा। क्या बचता है मेरे पास, नोबडी की तो हटा ही दो, है ना। बाइसिकल्स मस्ट नॉट बी लेफ्ट, ठीक है। क्यों, ये मस्ट नॉट लीव को अगर मेरे को पैसिव में करना है तो मैं मस्ट और नॉट को तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो मेरी वर्ब है यहाँ पे पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, तो मस्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, इज एम आर तो नहीं आ सकता, तो मेन जो बी वर्ब है उसको यूज करोगे, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वन। तो बाइसिकल मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन द हॉल। It was dash windy morning, but they still hired dash boat and went for dash along dash coast। आर्टिकल का क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखो सेंटेंसेस में जो ये विंडी मॉर्निंग है इसके लिए कैसा लिखा जाता है, इट वॉज अ नाइस डे, इट वॉज अ प्लेजेंट डे, इट वॉज अ प्लेजेंट डे। तो इट वॉज अ विंडी मॉर्निंग, द नहीं आना चाहिए, सोच भी नहीं सकते, इट वॉज द विंडी मॉर्निंग, कोई स्पेसिफिक तो हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। इट वॉज अ विंडी मॉर्निंग बट दे स्टिल हायर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अब देखो ए बिगिनिंग में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, एक तो यहाँ लिखा हुआ है और एक यहाँ लिखा हुआ है, तो ये और ये हम हटा देते हैं। इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग, ऐसे वाक्य आप देखना कि समय के साथ में मॉर्निंग, है ना, वेदर,
इनके साथ में अ यूज किया जाता है, ठीक है। अब मेरे पास ये दो ऑप्शन बच रहे हैं, बट स्टिल वी हायर्ड, ठीक है। अब ये कह रहा है, लेकिन ए वाला ऑप्शन कहता है कि भाई सेकंड वाले ऑप्शन में कुछ भी कोई सा भी आर्टिकल मत डालो। क्यों भाई? बोट कैसी है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसी है बोट? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो मुझे इसके लिए आर्टिकल तो चाहिए ना। अगर अनकाउंटेबल होती तो हम सोचते कि हाँ भाई ए मत लगाओ, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? इस यानी कि कोई स्पेसिफिक बोट नहीं है, फिर भी उन्होंने एक बोट हायर की, ठीक है। एंड वेंट फॉर, अब देखो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, जाहिर सी बात है मैं डी में सेलेक्ट करूंगी, लेकिन एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड वी वेंट फॉर अ सेल। अब वेंट फॉर, गो फॉर आपने देखा होगा, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक, है ना। तो जो ये फॉर अ वॉक हो गया, फॉर अ सेल हो गया, ये सब क्या है? अपने पहले अ आर्टिकल को यूज करती हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तो फिर कोस्ट भी तो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हम द कैसे लगाएं? देखा सुना नहीं है, कोई बात नहीं, देखा सुना नहीं है, लेकिन हम एक स्पेसिफिक प्लेस की तो बात कर रहे हैं ना, कि वो बोट से सेल करके कहां जाने वाला है? अलोंग द कोस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, फिर से एफ आई बीज में ही है और अभी डिटर्मिनर का क्वेश्चन है, समझ लेना। डैश माई फ्रेंड्स आर बिजी टुनाइट, ठीक है। अगर हम यहां से फर्स्ट ब्लैंक के बेसिस पर ही देखें तो आंसर को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, फिर भी एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। डैश माई फ्रेंड्स आर बिजी टुनाइट, डैश ऑफ देम आर राइटिंग एन एग्जाम द नेक्स्ट डे। अब उनमें से जो कुछ है, दे आर राइटिंग एन एग्जाम द नेक्स्ट डे, बट डैश ऑफ देम वर स्टिल रेडी टू पार्टी, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो तैयार थे पार्टी के लिए। एंड सो फार डैश ऑफ देम हैव कंफर्म, यहाँ पे नोट आना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, सम, मोस्ट, नन और ऑल। मैं बोलती हूँ ई को हटा दो, वी हैव टू अटेम्प्ट। तो देखो, अगर हम लिखते हैं कुछ मेरे फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स, तो सम फ्रेंड्स लिखते हैं या सम ऑफ माई फ्रेंड्स लिखते हैं? सम ऑफ माई लिखते हैं। ऑफ गायब है, मेंशन ही नहीं है, हटा दो। मोस्ट के बाद भी मोस्ट ऑफ आता है, मोस्ट ऑफ देम हटा दो। कोई एक भी नहीं तो नन ऑफ देम आता है, नन के बाद भी ऑफ आता है, ठीक है। सिर्फ इतना सा ही ब्लैंक अगर दिमाग से लगा करके देख लिया होता तो सारे ऑप्शंस को रीड करने की जरूरत नहीं होती और पूरे सेंटेंस को समझने की भी नीड नहीं होती। तो क्या बोलेंगे? ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्त आज रात बिजी हैं। सबके लिए बोल रहा है, लेकिन फिर उन सब में से बता रहा है, क्या बता रहा है? कि मोस्ट ऑफ देम आर राइटिंग एन एग्जाम द नेक्स्ट डे। क्यों? क्योंकि उनमें से अधिकांश जो है वो सबका कल पेपर है। लेकिन अब अधिकांश नहीं, लेकिन कुछ, बट सम ऑफ देम, लेकिन उनमें से कुछ जो है वर स्टिल रेडी टू पार्टी, ठीक है। पर उनमें से जो कुछ है वो तो पार्टी के लिए तैयार थे। एंड सो फार, सो फार का मतलब होता है अब तक। क्या होता है भाई? अब तक। ऑफ देम हैव नॉट कंफर्म, लेकिन नन ऑफ देम, लेकिन जो कुछ कह रहा है कि जो कुछ रेडी थे ना पार्टी के लिए, उनमें से किसी ने भी अभी तक कंफर्म किया नहीं है, ठीक है। हाँ, हिंदी देनी है किसकी? कॉरिजेंडम की। अब देखो कॉरिजेंडम हम यहां से समझ लेते हैं। आपने अगर वन वर्ड में कभी कॉरिजिबल और इनकॉरिजिबल पढ़ा हो तो, कॉरिजिबल और इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है कि भाई दैट कांट बी करेक्टेड, जिसको सुधार नहीं किया जा सकता, दैट कांट बी करेक्टेड, जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता, और कॉरिजिबल जिसमें सुधार किया जा सके, या दैट कैन बी करेक्टेड, ठीक है। अब मैं तो क्या कहती हूँ, यहीं से सीख लो। कॉरिज का मतलब होता है करेक्ट, करेक्ट है तो कैसा होगा? सुधार करना, यानी कि उसमें शुद्धि करना। तो सीधी सी बात है, कॉरिजेंडम क्या है? शुद्धि पत्र। वही कहा था, घुमा फिरा करके दे देते हैं। परिपत्र क्या कहलाता है? सर्कुलर। अनुबंध क्या कहलाता है? अग्रीमेंट बोल दो, कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, राइट। फिर आता है सूचना। सूचना के लिए क्या यूज कर सकते हो? नोटिस यूज कर लो, इंफॉर्मेशन यूज कर लो, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि वो सामने वाला कैसा क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो ये था क्लास 2 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।